अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिस्फेजिया के बारे में। डिस्फेजिया डिफ़िकल्टी इन swallowing, हिंदी में कहें तो निगलने में तकलीफ़ होना डिस्फेजिया कहलाता है। इसमें हार्टबर्न और यानी सीने में जलन और वॉमिटिंग यानी उल्टी भी हो सकती हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशन, टाइप्स, इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट के बारे में। डेफिनेशन हमने बात की, निगलने में तकलीफ, डिफ़िकल्टी इन swallowing कॉल्ड डिस्फेजिया, कैरेक्टराइज बाय हार्टबर्न एंड वोमिटिंग। टाइप्स इसके दो होते हैं बेसिकली, ओरोफेरेंजियल डिस्फेजिया और दूसरा होता है ईसोफेजियल डिस्फेजिया। ओरोफेरेंजियल डिस्फेजिया के अंदर क्या होता है कि जब हम खाने को अंदर लेते हैं तो वो शुरू से ही अंदर नहीं जाता है और उसमें तकलीफ़ होती है। ये कंडीशन एंजाइटी की वजह से हो सकती है, फेयर की वजह से हो सकती है या कोई शॉक वगैरह की वजह से भी हो सकती है। इसमें चोकिंग और एस्पायरेशन लाइक जैसे खाने सांस की नली में खाना चला जाना जैसी कंडीशन, या ऐसा एहसास होता है कि सांस की नली में खाना जा रहा है, या फिर चोकिंग बिल्कुल कुछ भी नहीं जा रहा है। इसके साइन जो है अगर हम देखेंगे तो माउथ से सलाइवा जो है वो बाहर आता रहता है, बात करने में डिफ़िकल्टी होती है, निगलने में तकलीफ़ होती है, और अगर हम उससे बात करने के लिए कहेंगे तो टंग जो है वो ठीक से मूव नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से उसको बात करने में भी परेशानी होती है, और आवाज़ बिल्कुल दब जाती है, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो जाती है, बिल्कुल दब जाती है, आवाज़ निकलती नहीं है। इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल या नर्वस सिस्टम से रिलेटेड या क्रेनियल नर्व से रिलेटेड कोई भी साइन या सिम्टम हमें देखने को मिल सकते हैं। दूसरी कंडीशन होती है ईसोफेजियल डिस्फेजिया। इसमें फूड हम इंटेक कर सकते हैं, लेकिन अंदर जाकर वो फूड चॉक या स्टिक हो जाता है, अटक जाता है और अंदर नहीं जा पाता है। इसकी भी तीन कारण हो सकते हैं। पहला, ईसोफेगस के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन होना, दूसरा ईसोफेगस की नैरोइंग होना, और तीसरी कंडीशन जो होती है वो मोटिलिटी का, ईसोफेगस की मोटिलिटी का अफेक्ट हो जाना। इसमें जो साइन सिम्टम वही है कि फूड जो है अंदर जाने के बाद अटक जाता है और अंदर नहीं जा पाता है। अब ऑब्स्ट्रक्शन है या मोटिलिटी डिस्टर्ब है या फिर नैरोइंग है, इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए हम अगर उसको कोई लिक्विड डाइट देंगे तो वो अंदर चली जाएगी, इसका मतलब वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है बल्कि नैरोइंग या मोटिलिटी डिस्टर्ब है। इन्वेस्टिगेशन करने के ये सबको हम प्रॉब्लम क्या है, परेशानी क्या है, ये पता करने के लिए हम इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। तो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होती है वो एंडोस्कोपी होती है। एंडोस्कोपी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस कहते हैं। इसमें बायोप्सी के लिए हम सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं, के अलावा स्ट्रक्चर अगर यानी नैरोइंग ऑफ ईसोफेगस है तो उसको डायलिटेशन भी हम कर सकते हैं। दूसरी जो इन्वेस्टिगेशन है वो बायोप्सी होती है, जिसमें हम देख सकते हैं कि ईओसिनोफिलिक ईसोफेजाइटिस तो नहीं है। ये एलर्जिक कंडीशन की वजह से होता है, जिसमें ईसोफेगस की नैरोइंग हो जाती है, इसकी वजह से फूड अंदर नहीं जा पाता है और पेनफुल होता है। और तीसरी इन्वेस्टिगेशन जो होती है वीडियो फ्लोरोस्कोपिक असेसमेंट, जिसमें बेरियम जो होता है उसको फूड के साथ मिक्स करके उसको खिलाते हैं, और चूँकि वो रेडियोग्राफ में ईजिली विजिबल होता है, इसलिए फूड जो अंदर जाता है तो उसको हम रेडियोस्कोपिक या एक्सरे की मदद से उसको हम देख सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इसके अलावा ये मोटिलिटी डिसऑर्डर को चेक करने के लिए यूज़ होता है, और मोटिलिटी डिसऑर्डर को चेक करने के लिए एक और इन्वेस्टिगेशन होती है जिसको ईसोफेजियल मैनोमेट्री भी हम बोलते हैं। इसमें भी इसके अंदर एक ट्यूब होती है जिसको कैथेटर कह सकते हैं, जिसको हम नोज से अंदर डालते हैं और ईसोफेगस से होते हुए स्टमक तक जाता है। इसमें सेंसर लगे होते हैं जो ईसोफेगस की मूवमेंट को डिटेक्ट करते हैं। अब हम अगर बात करें कि बिल्कुल एग्जैक्ट कैसे हम पता करेंगे कि क्या कंडीशन है, तो कंडीशन जो होती है वो ईसोफेजियल डिस्फेजिया की अगर हम बात कर लें तो इसमें सबसे पहले हम एंडोस्कोपी या बायोप्सी करेंगे। एंडोस्कोपी बायोप्सी से हमें ये तीन चीज़ें पता चलती हैं। नंबर एक, डिसमोटिलिटी, और दूसरा ईसोफेजाइटिस, और तीसरा नैरोइंग ऑफ द ईसोफेगस। अब डिसमोटिलिटी किन कंडीशन में, अगर डिसमोटिलिटी हमको पता चलती है तो फिर हम इसमें आगे मूवमेंट मैनोमेट्री जो टेस्ट है उसको हम परफॉर्म करेंगे, या फिर बेरियम swallowing टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। जो ईसोफेजियल मैनोमेट्री टेस्ट होता है उसके बारे में मैंने अभी बताया।
कि इसमें हम नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब अंदर डालते हैं और उसके अंदर सेंसर लगे होते हैं जिससे हम ईसोफेगस की जो मूवमेंट होती है, मोटिलिटी होती है, उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें ये दो कंडीशन हो सकती हैं। एक कंडीशन एक्लेसिया हो सकती है जिसमें ईसोफेगस का पैरालाइज हो जाए, ऐसी कंडीशन में डिसमोटिलिटी हो जाती है, यानी मोटिलिटी ही नहीं रहेगी। और दूसरी नॉन स्पेसिफिक मोटिलिटी डिसऑर्डर। दूसरी कंडीशन ईसोफेजाइटिस होती है, तो ये डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम की वजह से हो सकती है और कैंडिडियासिस इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है, या ईओसिनोफिलिक ईसोफेजाइटिस की वजह से भी हो सकती है, जो कि फूड या किसी और चीज़ से एलर्जी के नतीजे में होता है। तीसरी कंडीशन नैरोइंग होती है ईसोफेगस की, तो ये दो तरह से हो सकती है, बेनाइन हो सकती है, मैलिग्नेंट हो सकती है। अगर बेनाइन है तो ये पेप्टिक यानी कि डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम की वजह से होगी, या फिर फाइब्रस रिंग वहाँ पे फॉर्म हो जाएंगी, उनकी वजह से होगी। और तीसरी कंडीशन जो है वो ईओसिनोफिलिक ईसोफेजाइटिस जो अभी बताया, उसकी वजह से भी हो सकती है कि वहाँ पे कोई बिनाइन मास जो है वो जमा हो जाए। और चौथी कंडीशन जो है वो ड्रग्स बाइफॉस्फोनेट्स वगैरह की वजह से भी हो सकती है। और इसमें एक और कंडीशन जो बनती है वो मैलिग्नेंट में जो है वो कार्सिनोमा हो जाता है ईसोफेगस का, और दूसरा कार्सिनोमा ऑफ स्टमक भी हो सकता है, और तीसरा जो है वो एक्सट्रिंसिक कंप्रेशन, यानी बाहर से कोई चीज़ कोई और वहाँ पे मास जो है वो ईसोफेगस को प्रेस करे, कंप्रेस करे, तो ऐसी कंडीशन भी हो सकती है। सेकंड कंडीशन होती है ओरोफेरिंजियल डिस्फेजिया। इसमें हम वीडियो फ्लोरोसेंस सॉलोइंग स्टडी टेस्ट कराते हैं। इसमें हम न्यूरोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस भी साथ में कराते हैं। चूँकि ये एंजाइटी या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से ही डेवलप होता है, तो इसमें हमें न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को रूल आउट करना ज़रूरी होता है। ऐसे में हमें बल्बर पाल्सी, सूडो बल्बर पाल्सी और मिस्थेनिया ग्रेविस जैसी बीमारियों का पता चल सकता है। इसके ट्रीटमेंट जो है वो जो भी डिज़ीज़ रूल आउट होगी उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट होगा। ओरोफेरिंजियल डिस्फेजिया के अंदर एक्सरसाइज, सॉलोइंग, लर्निंग, कैसे उसको सॉलो करना, ये सब सिखाना ज़रूरी होगा। इसके अलावा ईसोफेजियल डिस्फेजिया के अंदर अगर ईसोफेगस नैरो है तो उसको ईसोफेजियल डायलिटेशन की ज़रूरत होगी। अगर कोई ट्यूमर फाइंड आउट होता है तो सर्जरी से उसको बाहर करना होगा। और इसके अलावा इसमें कॉमन प्रॉब्लम GERD से रिलेटेड होती है, तो एंटासिड का यूज़ कर सकते हैं। और जो ईसोफेजियल मसल्स जो होते हैं उसके अंदर स्पाज़्म को दूर करने के लिए हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।